Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have covered almost all the important topic of ray optics. And from now, in this lecture we will going to discuss about simple microscope, सरल सूक्ष्मदर्शी. और यहाँ से आपके रे ऑप्टिक्स के 5 मार्क्स की जो डेरिवेशन होती है ना, उनकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. क्या क्या होते हैं रे ऑप्टिक्स में 5 मार्क्स वाले? वैसे रे ऑप्टिक्स से कोई भी डेरिवेशन उठा के दे सकता है 5 मार्क्स में. अगर वो डेरिवेशन छोटा है तो उसके साथ 2 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल ऐड कर देगा तो वो 5 मार्क्स का बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया, जैसे आपके पास डेरिवेशन है व्हेन 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब 2 पतले लेंस आपस में संयोजन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, तो वो छोटा सा डेरिवेशन है, वो 3 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन उसे भी 5 मार्क्स में बना सकते हैं अगर उसके साथ तो वो न्यूमेरिकल ऐड कर दें. तो रे ऑप्टिक्स को कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी 3 मार्क्स का हो 5 मार्क्स का कर सकते हैं कन्वर्ट. लेकिन आज से जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा ना प्लेलिस्ट में यहाँ से जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो प्योर 5 मार्क्स के होंगे. मतलब अगर न्यूमेरिकल ना भी आए ना तो ये डेरिवेशन 5 मार्क्स डिजर्व करते हैं ओनली. ठीक है, ओनली ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल ना भी आए तो वहाँ पे ये कौन कौन से होते हैं? मोस्टली हमने प्रिज्म पढ़ना है. प्रिज्म के बाद हमारे पास आएगा माइक्रोस्कोप्स के बारे में. 2 माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आफ्टर दैट इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ओके, और अगर ये 3-4 चीज़ें खत्म हो गए, डेरिवेशंस खत्म हो गए, तो आपकी रे ऑप्टिक्स एंड हो जाएगी और रे ऑप्टिक्स का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा. 100% निपट जाएगा रे ऑप्टिक्स आपका. ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ से हमने माइक्रोस्कोप की सीरीज स्टार्ट किया. 2 लेक्चर्स होंगे माइक्रोस्कोप के. पहला माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप. नाम से लग रहा है सिंपल, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सूक्ष्मदर्शी. और ये रहा सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप. एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना आपने? मैग्नीफाइंग ग्लास, बुक्स वगैरह पढ़ना होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, वही तो सिंपल माइक्रोस्कोप है. और जो दूसरा वाला माइक्रोस्कोप है, तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी. अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है बॉस? जो आपने बायोलॉजी के लैब में देखा है ना, स्लाइड्स वगैरह हम चेक करते हैं बायोलॉजी के लैब में. नहीं देखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो ये देख लो आप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. देखा होगा आपने लैब में कम से कम, और स्पेशली अब अगर आप बायोलॉजी वाले हो तब तो देखा ही होगा आपने. तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देख लेते हैं क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप. अच्छा, ये जो डेरिवेशंस वगैरह है ना ऑप्टिक्स में, हम नॉर्मली डिराइव करते हैं फोकल लेंथ के लिए. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. याद रखना, जब भी बात माइक्रोस्कोप की हो, टेलीस्कोप की हो, तो वहाँ पर हमारा मेन काम होता है मैग्निफिकेशन फाइंड करना उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का. ऑप्टिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं. ऑप्टिक्स में अदर एक टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हमें क्या फाइंड करना होता है? मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर. तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. बहुत ही सिंपली वे में है यार, बहुत सिंपल तरीके से. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ अभी हम जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ये सारा 10th लेवल का होने वाला है. और अगेन, हम तो फिजिक्स को इजी बनाने के लिए आए हैं यार. मतलब कुछ ऐसा फिजिक्स का टफ लगे ही ना आपको, मैं गारंटी देता हूँ आपको. अभी आज के लेक्चर में हो, जो आने वाले 3 लेक्चरों में, जो कि ऑप्टिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वो 10th लेवल के कॉन्सेप्ट पे कवर हो जाएगा. 10th लेवल पे आपने जितना थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पढ़ा है ना, उस लेवल पे आप इसको हैंडल कर पाओगे. कैसे, क्यों इतना श्योर होके बोल रहा हूँ, अब देखना आप. 12th लेवल का डेरिवेशन है. देखो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है. मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस की जरूरत पड़ती है, आप देख सकते हो. तो वो एक लेंस लिया है हमने, और लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, लेंस के सामने हमारे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है. ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का कोई नाम दे दो बस, कुछ भी नाम दे दो ऑब्जेक्ट का. हम ले देते हैं यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे नाम देते हैं, ये हो गया AB. ए बी ऑब्जेक्ट है. ओके, ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? लाइट रेज आ रही है. और ये हमने 10th में अच्छे से पढ़ा है, जब लाइट रेज इस ऑप्टिकल सेंटर से किसी लेंस के सेंटर से होते हुए जाए तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना इधर उधर मतलब कि मुड़े, बेंड हुए, वो सीधा निकल जाता है. पढ़ा है ना आपने 10th में? नहीं पढ़ा है तो मैं याद दिला देता हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं है उसका. देखो, ये पढ़ा होगा आपने, अगर ये कोई लेंस है
ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये उसका सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं जिसे, प्रकाशिक बिंदु। तो अगर कोई लाइट रेज आ रही है और इस सेंटर से होते हुए जा रही है तो सीधा निकल जाएगा आगे की तरफ, कहीं बैंड नहीं होगा कि वो नॉर्मल से अवे जा रही है, नॉर्मल के टुवर्ड जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, सीधा निकल जाएगा। ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर सीधा लाइट रे जा रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, इस मुख्य अक्ष के इस ब्लैक वाली लाइन के अगर पैरेलल जा रही है, बिल्कुल सीधा सीधा में, देन वो क्या होगा, इस लेंस के सेकंड साइड जाएगा, और सेकंड साइड कहाँ पे कोलाइड होगा, उस लेंस के फोकस पर। कहाँ पर? उस लेंस के फोकस पर, एफ पर। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लाइट रे, प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो सीधा निकल जाएगा, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेकंड साइड रिफ्रैक्ट तो होगा, लेकिन कहाँ से होते हुए गुजरेगा, फोकल लेंथ की तरफ, फोकल लेंथ से, फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगा। तो ये है सिंपल सा। ओके, ये ऊपर आप डायग्राम देख सकते हो। लेकिन एक चीज क्या है ना, ऑप्टिक्स में, हम ऑप्टिक्स में कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं तो हमारा मेन काम होता है इमेज को ऑब्टेन करना, उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना, इमेज ऑब्टेन करना। और हमने ऑप्टिक्स में इतना डेरिवेशन खत्म कर लिया है, अब चुनिंदा लास्ट के 2-3 डेरिवेशन पे आ गए। तो इतना तो आपको आई होप क्लियर होगा कि ऑप्टिक्स में कभी भी कोई इमेज कब मिलता है हमें, जब कोई लाइट रे लेंस से होने के बाद, लेंस से टकराने के बाद आपस में मिले। जब भी कोई लाइट रे लेंस से टकराने के बाद, क्या कहने का मतलब है, ये लेंस है और ये लाइट रे गई, एक इधर से गई ऐसे में और इधर से गई ऐसे में, तो ये जहां पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, टकराएंगे, वहां पे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। जहां पे दो लाइट रे आपस में टकराए हैं, इंटरसेक्ट हों, वहां पे इमेज फॉर्म हो जाता है। और अगर हमें कोई चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमें दिख रहा है, इसका मतलब पक्का है कि वो क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि दो लाइट रेज आपस में टकरा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चंस में क्यों आ गया इतने बेसिक पॉइंट पे, आप सोच रहे हो इतने बेसिक पे क्यों आ गए भैया, वो इसलिए आए ना कि आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, यहाँ से एक लाइट पैरेलल गई, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई, इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई, इस सेंटर को ओ कह देता हूँ मैं। बट आप देख सकते हो ये जो ब्लू वाली लाइन्स है, रेज है, ये कहीं टकरा नहीं रही हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं कहीं पे, ये तो आगे बढ़ते चली जा रही हैं। अगर इस रे को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये देखो, ये तो इधर और ये इधर, ये तो लग रहा है आपको कहीं पे ये टकराएंगे, इंटरसेक्ट होंगे, कभी नहीं, नेवर। ये इन्फिनिटी में भी चले जाए ना तो कभी नहीं टकराने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसका इमेज तो मिलता है। अगर इसी मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं किसी चीज़ को देखूं तो उसका इमेज हमें लार्ज इमेज मिलता है, उसका इमेज, ये देखो ये रियल ऑब्जेक्ट है और इसको देखूंगा तो हमें लार्ज इमेज मिलेगा। तो लार्ज इमेज तो हमारा हो रहा है। अगर लार्ज इमेज गेन हो रहा है, और ऑप्टिक्स का रूल ये कहता है कि लार्ज इमेज तभी मिलेगा या कोई इमेज तभी मिलता है जब दो लाइट रेज इंटरसेक्ट हों। तो इमेज तो मिल रहा है हमें, लेकिन लाइट रेज तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है। इसका मतलब ये लाइट रेज इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, किसी और तरह से इंटरसेक्ट हो रही होंगी। और इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में जो लाइट रेज है ना, जो आगे की तरफ जा रही थी, उन्हें पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, एक इमेजनरी लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइट रे थी ये ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे ना जाते हुए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अब वैसे ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से जा रही है, उसे भी हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। दिख रहा है आपको अच्छे से? देख लेते हैं यार कैमरे पे शो भी हो रहा है कि नहीं। ओके, ऑल सेट। क्या आपको दिख रहा है पिंक वाली लाइन? तो ये इमेजनरी लाइन है हमारी, ये ठीक है। और इमेजनरी लाइन को आपको पता है ऑप्टिक्स में डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो मैं इसको डॉटेड से शो कर देता हूँ। तो ये इमेजनरी लाइन क्यों शो हुआ हमें पता है ना, क्योंकि हमें रियल इमेज हमें ऑब्जेक्ट का इमेज मिल रहा है, लेकिन लाइट हमें इंटरसेक्ट होते हुए दिख नहीं रही है। जब कहते हैं ना हमारे इंडियन लैंग्वेज में कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, मतलब जब सीधे सीधे तरीके से हमें इमेज नहीं मिला तो हम क्या कर रहे हैं, उसी लाइन को, रे को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये लाइन जब पीछे की तरफ ड्रॉ किया ना, ये रे जब हमने इमेजनरी लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो ये फाइनली इस पॉइंट पे आके मिल रही है।
और ये पॉइंट पे अगर मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ऑप्टिक्स में हमें पता है जब भी कोई दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट हो तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। इसका मतलब ये इमेज ऐसे नहीं, इस तरह से मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और ये इमेज आप देख सकते हो, आप ये देख लो, ए भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का इमेज देखो, उससे बड़ा मिला हमें। ऑब्जेक्ट का इमेज देखो, ये इतना सा है जबकि इमेज इतना बड़ा है। अब पता चला मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करता है। ओके, तो ये तो सिंपल सा इनका रे डायग्राम हो गया। अच्छा, दो चार चीज़ और समझा देते हैं रे डायग्राम में जो आपको ज़रूरत होगा। क्या समझाना है, देखो ऑब्जेक्ट क्या है ना, ए बी, वस्तु ये है ए बी। तो ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच की डिस्टेंस को किस चीज़ से दिखाते हैं हम, ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम दिखाते हैं यू से। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या मिला, ए डैश बी डैश। तो इमेज से लेंस के बीच का डिस्टेंस को किस चीज़ से शो करेंगे, वी से। ये तो बेसिक ऑप्टिक्स है, हमने पढ़ा है। अब इमेज जो है ए बी इमेज है, तो इस ए बी इमेज की डिस्टेंस सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने मान लिया एच ओ, एच बेस में ओ, और ये इसका इमेज मिल रहा है, तो इमेज को ले लो एच बेस में आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम कंप्लीट। डेरिवेशन पे आते हैं, और डेरिवेशन में क्यों रहना है यार, मैंने आपको कहा है ना, डेरिवेशन क्लास 10th के लेवल पर बेस्ड है। क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, याद आ रहा है इसमें, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता हिंदी में कहते थे, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैग्निफिकेशन का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूले के बेस पे हम ये डेरिवेशन निपटाएंगे। और ये 12th लेवल का डेरिवेशन है, 10th लेवल के बेस पे हम निपटाएंगे। हमने पढ़ा है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या पढ़ा है आपने, मैग्निफिकेशन कहते हैं ना, ये पढ़ा है आपने मैग्निफिकेशन, हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन ऑफ एनी लेंस, आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन ऑफ एनी लेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, किसी लेंस का मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद आ रहा होगा आपको, किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज, एच ये लिखा हुआ है, एच मतलब हाइट, और इमेज को हमने दिखाया आई से, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला होता है इसमें, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 10th में पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, देख लो, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता का। हिंदी में कहेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, और सामने क्या है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, किससे, लेंस से डिस्टेंस हम कह रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लोगों को तो याद भी आ गया होगा, 10th में पढ़ा था आपने, और जिसको नहीं आया उसको याद करना पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करें, इस जगह पे देखो, अगर हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मैग्निफिकेशन है ना, तो मैग्निफिकेशन को मैंने शो कर दिया यहाँ पे, मैग्निफिकेशन को m से, तो मैग्निफिकेशन इक्वल हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये तो पहले से हमने लिखा हुआ है। इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज का मिला इसका ए डैश बी डैश, इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज की दूरी कितनी है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा u। ओके, अब देख लो आप, साइन कन्वेंशन का अगर हम फॉलो करें, चिन्ह परिपाटी फॉलो करें, तो हमें पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी लेंस के लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो सब माइनस में हम लेते हैं, और राइट साइड प्लस में। लेफ्ट साइड होंगे तो माइनस, और राइट साइड होंगे तो प्लस। तो अब लेंस देखो, लेंस के लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड तो नथिंग, कुछ भी नहीं है यार, और लेफ्ट साइड देखो क्या है, v भी लेफ्ट साइड है तो v भी माइनस में आएगा, u भी लेफ्ट साइड है तो u भी माइनस में आएगा, और क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, हम सपोज कर सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इस माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने साइन कन्वेंशन फॉलो कर लिया यहाँ पे, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ा लेकिन करना चाहिए फॉलो, क्योंकि ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। पहले भी v अपन यू ही था, ओके। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दोनों ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम इसमें केस ले रहे हैं, इसमें हम केस ले रहे हैं, एक पहला ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इफ केस ले रहे हैं पहला, इफ इमेज, समझना मैं समझाऊंगा अभी, ऑब्टेन
इमेज ऑब्टेंड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, क्लियर विजन, याद आ रहा है कुछ? क्या कहते, क्या कहेंगे ऐसे हिंदी में? इसका मतलब है यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। आप नोट्स बना रहे हो तो लिखते रहना, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। इफ इमेज ऑब्टेन्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, क्लियर है ना क्या होता है? जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे ये मार्कर ऐसे दिख रहा है, ओके क्लियर है, मेरे सामने एक क्लियर है, जैसे जैसे हम किसी चीज को अपने क्लोज लाते हैं हमें और भी अच्छे से दिखते हैं, लेकिन एक ऐसी फिक्स डिस्टेंस होती है जिसके क्लोज हम लाएंगे ना तो हमारी आईज ब्लर हो जाती है। आपके हाथ में पेन होगा तो आप देख सकते हो, कॉपी होगा तो आप देख सकते हो, मोबाइल होगा तो आप देख सकते हो, एक डिस्टेंस तक तो क्लियर दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे नियर लाओगे ना इसके ब्लर हो जाएगी। तो वही मिनिमम क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन नॉर्मली हम कितना मानते हैं? 25 सेंटीमीटर। और हम फिजिक्स में उसको किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। किस चीज से शो करते हैं? कैपिटल डी से। तो किस चीज से शो करते हैं इसे? कैपिटल डी से। और वहां पे क्या मिल रही है? हमें इमेज मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? वी से शो करते हैं ना, स्मॉल वी। और ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है, तो इसका मतलब हमें वी इक्वल डी पुट करना है। यहाँ पे पहला केस हमारे पास ये आ गया, वी इक्वल डी पुट करेंगे अगर, तो सपोज करो आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ये हो गया एम इक्वल वी, वी की जगह तो हमें डी पुट करना है, तो डी अपॉन यू, ये हो गया, सॉरी ये वी नहीं है, वी तो चला गया, क्यों याद आ रही है मैं वी की, डी अपॉन यू है, ओके। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन। अभी इतने में काम खत्म नहीं हुआ है कि मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो गया, ऐसी थोड़ी है, अभी थोड़ी दे देंगे आपको 3 और 5 मार्क्स। अब देखो इसके बाद हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी तक देखो 12th लेवल का कुछ भी आया है इसमें, या 10th लेवल के हिसाब से सब कुछ सही है ना? 10th लेवल पे आपने फॉर्मूला देखा, आपको पता था मिनिमम डिस्टेंस एट क्लियर विजन, इस पर दृष्टि की दूरी को डी से दिखाते हैं, एम इक्वल डी अपन क्यू हो गया। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? ओके आगे बढ़ते हैं। अब 10th में हमने क्या पढ़ा है? लेंस फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, 1/v माइनस 1/u। v को आपको पता है d से डिनोट करना है। अब तो v को हमने उठाया और v को डिनोट कर लिया हमने d से। फिर साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रॉपर्टी, जो जो टर्म्स लेफ्ट साइड है माइनस में ले लो और जो राइट में है प्लस में। तो हमें राइट में तो दिख रहा है कुछ भी नहीं है, राइट में दाएं तरफ पे कुछ नहीं है, सब बाएं तरफ लेफ्ट में u v, और v तो हमें पता है, v तो हमें पता है कि v इक्वल ही d है। देखो तो v जो d है वो भी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड इसलिए d के आगे क्या आ जाएगा? माइनस, दिख रहा है आपको? यह क्या माइनस, और u है, u भी लेफ्ट साइड है, तो u भी क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ऊपर देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। और ये हो गया -1/d प्लस 1/u। अच्छा बाद में नोट करो तो कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ आपके हिंट के लिए। मैं लिख देता हूँ कुछ, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी कहते हैं इसे हिंदी में, फ्रॉम साइन कन्वेंशन, शॉर्ट में CONV लिख रखा है, कन्वेंशन समझ लेना, फ्रॉम साइन कन्वेंशन। उसके बाद बॉस आगे बढ़ो, ओके। अब एक चीज ध्यान दो, हम ये कर क्यों रहे हैं? अगला स्टेप, अगले स्टेप में देखो d/u था, हमने यहाँ छोड़ा हुआ है, और हम ये u है ना अपॉन में, इस u की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 1/u की। कैसे कर रहे हैं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा आहिस्ते आहिस्ते। मैं ऐसे सपोज इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देता हूँ, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 1/u फाइंड करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, और 1/u आपको दिख रहा है, तो 1/u को अलग छोड़ दो, ये 1/d है, इसको दूसरी तरफ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? इस 1/u को अगर आप अलग छोड़ दो तो ये -1/d है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/f है, और ये -1/d तो सेकेंड हैंड साइड गया तो प्लस 1/d हो गया, तो 1/u मिल गया आपको, 1/u मिल गया। अब क्या है? 1/u मिल गया जब, तो इस 1/u की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में ला के रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपल है ना, कोई दिक्कत है? ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, दिख रहा है लास्ट लाइन आपको? ओके क्लियर, विजिबल है। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम करें क्या लिख सकते हैं हम इससे? फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट कितना हो गया, 1/u की वैल्यू पुट करो इधर, कितना हो गया, ये हो गया m इक्वल d, ये u है ना, d/u। अच्छा d/u का मतलब ये हुआ यार, कंफ्यूज मत होना, d/u का आप लिख सकते हो ऐसा d इंटू 1/u, तो d तो ये d हो गया। 1/u की वैल्यू कितना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका कुछ नाम ही नहीं दिया हमने, हद होती है, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड से देखो u की वैल्यू कितनी है, 1/u की वैल्यू, 1/u इक्वल कितना है, ये हमारे पास है 1/f प्लस 1/d। इज इट क्लियर? लास्ट लाइन पे मुझे डाउट है यार, विजिबल है कि नहीं है, अरे ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ओके डियर फ्रेंड्स, बच्चा पार्टी क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो इसे हटाओ, कोई काम नहीं है भाई साहब कब। ओके अगले स्टेप में चलो, बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, बहुत सिंपल लग रहा है होप। अब ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर ना इन्हें सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है इन्हें सॉल्व करो, तो m इक्वल d बाहर है, ब्रैकेट के अंदर देखो f और d है, तो इस fd को अगर हम एलसीएम निकालें इसका, तो ये 1/f प्लस 1/d है, fd का एलसीएम लिया तो fd हो गया, d ऊपर चला जाएगा f के ऊपर और f d के ऊपर आ जाएगा, तो देखो d f के ऊपर गया तो ये हो गया d और f इसके ऊपर आ गया तो ये हो गया d प्लस f। इज इट क्लियर? ऊपर देखो, ऊपर भी d है नीचे भी d है, तो d से d कैंसिल, डिंग डोंग हो गया इसका, तो d से d कैंसिल, अब क्या है f इक्वल d से d तो गए भाई साहब, अब क्या रह गया यहाँ पे d प्लस f अपॉन f। लास्ट लाइन पे आ गया हम अपने, f से अगर हम इसे डिवाइड करें तो हम इस f को आल्सो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको हम आल्सो ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन f प्लस f अपॉन f, ऐसे लिख सकते हो आप। और f अपॉन f कितना होगा आपको पता है, f से अगर f कैंसिल हो गया तो आपको पता है 1 होगा, तो f अपॉन f कितना हो गया 1, तो ऐसे लिख दिया हमने d अपॉन f प्लस 1, ये f है, ठीक है ये f है, और ये हमारा क्या होगा लास्ट आंसर, मेन आंसर। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिख ही देना था, आप घर पे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, वैसे मैक्सिमम लोग तो समझ ही गए होंगे, कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो मैंने इसको फिर से ऐसे लिख दिया, ठीक है, सबका लेवल देखना पड़ता है ना, फ्रंट बेंचर हो या लास्ट बेंचर। मैं अगेन लिख देता हूँ इसको, d अपॉन f प्लस f अपॉन f कैंसिल होके क्या आ गया 1, और ये हो गया हमारा आंसर। इतना सा तो है मैग्निफिकेशन फाइंड करना, बट हमने कंडीशन ली हुई थी ना, फर्स्ट कंडीशन कब, इफ इमेज ऑब्टेन एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, फर्स्ट स्टेप मान लो इसे, ठीक है, इसे हमने माना हुआ है स्टेप फर्स्ट, या फिर ले लो केस फर्स्ट, पहले केस के लिए। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया फर्स्ट केस हमारा। सेकंड केस देख लो, सेकंड केस बी ले लेते हैं हम। पहला था इफ इमेज ऑब्टेन एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यदि हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता हो एट क्लियर विजन, तो हमने डी लेके गया v इक्वल डी करके। इफ ये केस जो है क्या होगा, यदि हमारा इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो, अनंत पे, इन्फिनिटी पे मिले, क्या लिखना है यहाँ पे, सेम कॉपी पेस्ट करो। इफ क्या था यहाँ पे, इफ इमेज ऑब्टेन एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये नहीं लिखना है, इफ ऑब्टेन डिस्टेंस एट इन्फिनिटी लिख देता हूँ, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ओके इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे शो हो रहा है, इट मींस हमें क्या करना है, अब v की बात कर रहा है, हमें v इक्वल क्या शो करना है, v इक्वल d था ना, तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या लिख देंगे, v इक्वल इन्फिनिटी, पता ना 8 को उल्टा लेटा दो तो इन्फिनिटी बन जाता है। अब क्या करना है, सेम वही काम। तो इसके बाद देखो हमने v इक्वल डी करने के बाद से लेंस फॉर्मूले पे गए थे, और लेंस फॉर्मूले में हमने v इक्वल डी पुट किया था, तो वही फिर से लेंस फॉर्मूला, सेम रूल, सेम कॉपी पेस्ट, फिर से फ्रॉम लेंस फॉर्मूला में पता है क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, v इक्वल कितना है, इन्फिनिटी है, तो हमने v हटाया यहां से, v की जगह आ गया हमारा इन्फिनिटी, और माइनस 1/u, फिर साइन कन्वेंशन लगाओ, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन हमें पता है जो भी चीज लेफ्ट में है माइनस में हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर u लेफ्ट में है, ये माइनस हो जाएगा, और ऊपर भी माइनस, तो माइनस का प्लस, और 1/इन्फिनिटी है, इसका आगे माइनस लगा क्या मिलने वाला है, क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता है ना, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 को इक्वल होता है, ये याद रखना हमेशा, नहीं पता है तो। ओके
क्यों होता है, कैसे होता है, ये प्रूव करोगे जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, बीटेक लेवल पे जाओगे, अगर आप मैथ वाले हो। और बाय वाले हो तो बस इतना जाना को 1/∞ या समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, कुछ भी हो ऊपर, 1 करोड़ हो, अपॉन में इन्फिनिटी हो, उसका आंसर आएगा 0। तो ये रूल फॉलो हुआ हमारा, 1/f इक्वल समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, और ये हो गया 1/u, 1/f इक्वल 1/u हो गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, 1/f अगर 1/u के इक्वल है, इट मीन्स अगर इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा f इक्वल u, f u के इक्वल हो जाएगा, अगर इसको उल्टा कर दो आप, ठीक है। अगर आप इसे उल्टा कर देते हो, आप क्या करना है, f u के इक्वल है, तो ध्यान दो f u के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में, इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम u की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ गए भाई साहब, ये लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो कितना सिंपल है यार, 12th लेवल का तो कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब कुछ नया फॉर्मूला नहीं है इसमें, पुराने फॉर्मूलों से हम नया फॉर्मूला बना रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, m इक्वल d अपॉन u था, और u इक्वल हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से आप, u इक्वल कितना आ रहा है, f आ रहा है, तो u इक्वल f है, तो यहाँ पुट कर दो f, और यह हो गया हमारा नया आंसर। m इक्वल डी अपॉन एफ हो तो क्या मैग्निफिकेशन, दोनों कंडीशन एक्टली। जब हमारा जो इमेज है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे ले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, और दूसरा जब इमेज हमें इन्फिनिटी पे फॉर्म हो, तो क्या टफ लगा आपको इसमें, कुछ टफ लगा, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, आपके बुक्स पे हो सकता है और आपके टीचर्स हो सकते हैं आपको विजन एंगल, दृष्टिकोण कहते हैं इस हिंदी में, विजन एंगल अल्फा बीटा लेके पढ़ाए, अच्छी बात है, वो पढ़ा रहे हैं, वो को गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही है। अगर वो अल्फा बीटा लेके पढ़ा रहे हैं तो बच्चा बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अल्फा बीटा से आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, वो थोड़ा स्क्रू थोड़ा ढीला पड़ जाए, लेकिन आप बिना अल्फा बीटा का यूज किया, हमने पूरा डेरिवेशन बिना अल्फा बीटा यूज किया, बिना विजन एंगल के बारे में बात किया, पूरा खत्म किया, और देखो आंसर भी आपका वही आ रहा होगा जो बुक में आ रहा है, ओके। तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, बुक में हो सकता है जो अल्फा बीटा या टीचर्स अल्फा बीटा करके पढ़ा रहे हैं उनका कराने का तरीका अलग होगा, हमारा अलग होगा, लेकिन मंजिल हमारा एक है, ये हमारा मंजिल है, सही आंसर गेन करना, और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, तो आप बेझिझक आप लिख सकते हो उसको, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके।